together. Radio 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानो 90.0 FM. पेश है गिलोरिया. दोस्तों, आपका खैर मकदम है रेडियो मानो 90.0 FM की इस खास पेशकश गिलोरिया में. इसकी पहली किस्त में आप कृष्णचंद्र के मशहूर अफसाने महालक्ष्मी पुल का पहला हिस्सा समाप्त कर चुके हैं. आज हम पेश करने जा रहे हैं उसी अफसाने का दूसरा और आखिरी हिस्सा. पहले पहल जब मैंने ब्याह किया था और सावित्री को अपने घर यानी इस खोली में लाया था तो मैंने बहुत कुछ सोचा था. उन दिनों सावित्री भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें सोचा करती थी. गोभी के नाजुक नाजुक हरे हरे पत्तों की तरह प्यारी प्यारी बातें. जब वो मुस्कुराती थी तो सिनेमा की तस्वीर की तरह खूबसूरत दिखाई दिया करती थी. अब वो मुस्कुराहट न जाने कहाँ चली गई है. उसकी जगह एक मुस्तकिल तेवरी ने ले ली है. वो ज़रा सी बात पर बच्चों को बेतहाशा पीटना शुरू कर देती है. और मैं तो कुछ भी कहूँ, कैसे भी कहूँ, कितनी ही लजाजत से कहूँ, वो बस काट खाने को दौड़ती है. पता नहीं सावित्री को क्या हो गया है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है. मैं दफ्तर में सेठ की गालियाँ सुनता हूँ, घर पर बीवी की गालियाँ सहता हूँ और हमेशा खामोश रहता हूँ. कभी कभी सोचता हूँ शायद मेरी बीवी को एक नई साड़ी की ज़रूरत है. शायद उसे सिर्फ एक नई साड़ी ही की नहीं, एक नए चेहरे, एक नए घर, एक नए माहौल, एक नई ज़िंदगी की ज़रूरत है. मगर अब इन बातों के सोचने से क्या होता है. अब तो आज़ादी आ गई है और हमारे वज़ीर आज़म ने ये कह दिया है कि इस नस्ल को यानी हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में कोई आराम नहीं मिल सकता. मैंने सावित्री को अपने वज़ीर आज़म की तकरीर जो अखबार में छपी थी सुनाई तो वो उसे सुनकर आग बगोला हो गई और उसने गुस्से में आकर चूल्हे के करीब पड़ा हुआ एक चिमटा मेरे सर पर दे मारा. ज़ख्म का निशान जो आप मेरे माथे पर देख रहे हैं उसी का निशान है. सावित्री की मटमेली नीली साड़ी पर ऐसे कई ज़ख्मों के निशान हैं मगर आप उन्हें देख नहीं सकेंगे. मैं देख सकता हूँ. उनमें से एक निशान तो इसी मूंगिया रंग की जारजट की साड़ी का है जो उसने ओपेरा हाउस के नज़दीक भोंदूराम पारचा फरोश की दुकान पर देखी थी. एक निशान उस खिलौने का है जो 25 रुपये का था और जिसे देखकर मेरा पहला बच्चा खुशी से किलकारियाँ मारने लगा था, लेकिन जिसे हम ख़रीद न सके और जिसे ना पाकर मेरा बच्चा दिन भर रोता रहा. एक निशान उस तार का है जो एक दिन जबलपुर से आया था जिसमें सावित्री की माँ की शदीद अलालत की खबर थी. सावित्री जबलपुर जाना चाहती थी लेकिन 1000 कोशिश के बाद भी किसी से मुझे रुपए उधार न मिल सके थे और सावित्री जबलपुर न जा सकी थी. एक निशान उस तार का था जिसमें उसकी माँ की मौत का जिक्र था. एक निशान, मगर मैं किस निशान का जिक्र करूं.
ये निशान उन चितले चितले गदले गदले गलीज दागों से सावित्री की 5 रुपए 4 आने वाली साड़ी भरी पड़ी है। रोज़ रोज़ धोने पर भी ये दाग नहीं छूटते और शायद जब तक ये ज़िंदगी रही ये दाग यूं ही रहेंगे, एक साड़ी से दूसरी साड़ी में मुंतकिल होते जाएंगे। चौथी साड़ी किरमिजी रंग की है और किरमिजी रंग में भूरा रंग भी झलक रहा है। यूं तो ये सब मुख्तलिफ रंगों वाली साड़ियाँ हैं, लेकिन भूरा रंग उन सब में झलकता है। ऐसा मालूम होता है जैसे उन सब की ज़िंदगी एक है, जैसे उन सब की कीमत एक है, जैसे ये सब ज़मीन से कभी ऊपर नहीं उठेंगी, जैसे उन्होंने कभी शबनम में हंसती हुई धनक, उफ़क़ पर चमकती हुई शफ़क़, बादलों में लहराती हुई बर्क़ नहीं देखी। जैसे शांताबाई की जवानी है, वो जियोना का बुढ़ापा है, वो सावित्री का अधेड़पन है। जैसे ये सब साड़ियाँ ज़िंदगियाँ एक रंग, एक सतह, एक तवातुर, एक तसलसल, यकसानियत लिए हुए हवा में झूलती जाती हैं। ये किरमिजी रंग की भूरे रंग की साड़ी झोबिये की औरत की है। उस औरत से मेरी बीवी कभी बात नहीं करती, क्योंकि एक तो उसके कोई बच्चा नहीं है, और ऐसी औरत जिसके कोई बच्चा ना हो बड़ी नहस होती है। जादू टोने करके दूसरों के बच्चों को मार डालती है और बदरूहों को बुला के अपने घर में बसा लेती है। मेरी बीवी उसे कभी मुंह नहीं लगाती। ये औरत झब्बू भैया ने ख़रीद कर हासिल की है। झब्बू भैया मुरादाबाद का रहने वाला है, लेकिन बचपन ही से अपना देश छोड़कर इधर चला आया। वो मराठी और गुजराती ज़बान में बड़ी मज़े से गुफ्तगू कर सकता है। इसी वजह से उसे बहुत जल्द पवार मिलके गन्ना खाते में जगह मिल गई। झब्बू भैया को शुरू ही से ब्याह का शौक़ था। उसे बीड़ी का, ताड़ी का, किसी चीज़ का शौक़ नहीं था। शौक़ था तो सिर्फ इस बात का कि उसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। जब उसके पास 70-80 रुपये इकट्ठे हो गए तो उसने अपने देश जाने की ठानी, ताकि वहाँ अपनी बरादरी से किसी को ब्याह लाए। मगर फिर उसने सोचा, इन 70-80 रुपयों से क्या होगा? आने जाने का किराया भी बड़ी मुश्किल से पूरा होगा। 4 साल की मेहनत के बाद उसने ये रकम जोड़ी थी, लेकिन उस रकम से वो मुरादाबाद जा सकता था, जाके शादी नहीं कर सकता था। इसलिए झब्बू भैया ने एक बदमाश से बातचीत करके इस औरत को 100 रुपये में ख़रीद लिया। 80 रुपये उसने नक़द दिए, 20 रुपये उधार में रहे, जो उसने 1 साल के अरसे में अदा कर दिए। बाद में झब्बू भैया को मालूम हुआ कि ये औरत भी मुरादाबाद की रहने वाली थी, धीरज गांव की, और उसकी बिरादरी की ही थी। झब्बू बड़ा खुश हुआ। चलो यहीं बैठे बैठे सब काम हो गया। अपनी जात बिरादरी की, अपने ज़िले की, अपने धर्म की, और अपने धर्म की औरत यहीं बैठे बिठाए 100 रुपये में मिल गई। उसने बड़े चाव से अपना ब्याह रचाया, और फिर उसे मालूम हुआ कि उसकी बीवी लड़िया बहुत अच्छा गाती है। वो ख़ुद भी अपनी पाटदार आवाज़ में ज़ोर से गाने, बल्कि गाने से ज़्यादा चिल्लाने का शौकीन था। अब तो खोली में दिन रात गोया किसी ने रेडियो खोल दिया हो। दिन में खोली में लड़िया काम करते हुए गाती थी, रात को झब्बू और लड़िया दोनों गाते थे। उनके यहाँ कोई बच्चा न था, इसीलिए उन्होंने एक तोता पाल रखा था। मियाँ मिट्ठू खाविंद और बीवी को गाते देख देख कर ख़ुद भी लहक लहक कर गाने लगे। लड़िया में एक और बात भी थी। झब्बू न बीड़ी पीता, न सिगरेट, न ताड़ी, न शराब। लड़िया बीड़ी, सिगरेट, ताड़ी सभी कुछ पीती थी। कहती थी पहले वो ये सब कुछ नहीं जानती थी, मगर जब से वो बदमाशों के पल्ले पड़ी उसे ये सब बुरी बातें सीखना पड़ी, और अब वो और सब बातें तो छोड़ सकती है, मगर बीड़ी और ताड़ी नहीं छोड़ सकती। कई बार ताड़ी पीकर लड़िया ने झब्बू पर हमला कर दिया और झब्बू ने उसे रुई की तरह धुनक कर रख दिया। इस मौका पर तोता बहुत शोर मचाता था। रात को दोनों को गालियां बकते देखकर खुद भी पिंजरे में टगा हुआ जोर जोर से वही गालियां बकता जो वो दोनों बकते थे। एक बार तो उसकी गाली सुनकर झब्बू गुस्से में आके तोते को पिंजरे समेत बदरू में फेंकने लगा था, मगर जियोना ने बीच में पड़ के तोते को बचा लिया। तोते को मारना पाप है, जियोना ने कहा। तुम्हें ब्राह्मणों को बुला के प्रायश्चित करना पड़ेगा, तुम्हारे 15-20 रुपये खुल जाएंगे। ये सोचकर झब्बू ने तोते को बदरू में गर्क कर देने का ख्याल तर्क कर दिया।
शुरू में तो जब्बू को ऐसी शादी पर चारों तरफ से गालियां पड़ी। वो खुद भी लड़िया को बड़े शुबह की नज़रों से देखता और कई बार बिला वजह उसे पीटा और ख़ुद भी मिल से गैर हाजिर रहकर उसकी निगरानी करता रहा। मगर आहिस्ता आहिस्ता लड़िया ने अपना एतबार सारी चौल में कायम कर लिया। लड़िया कहती थी कि औरत सच्चे दिल से बदमाशों के पल्ले पड़ना पसंद नहीं करती। वो तो एक घर चाहती है, चाहे वो छोटा ही सा हो। वो एक खाविंद चाहती है जो उसका अपना हो, चाहे वो जब्बू भैया ऐसा हर वक्त शोर मचाने वाला ज़बान दराज शेखी खोर ही क्यों ना हो। वो एक नन्हा बच्चा चाहती है, चाहे वो कितना ही बदसूरत क्यों ना हो। और अब लड़िया के पास भी घर था और झब्बू भी था, और अगर बच्चा नहीं था तो क्या हुआ, हो जाएगा, और अगर नहीं होता तो भगवान की मर्ज़ी, ये मियाँ मिट्ठू ही उसका बेटा बनेगा। दोस्तों, वक्त है एक मुख्तसर से वक्फ़े का। इस वक्फ़े के बाद फिर से कहानी का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। You are listening to Giloria, Radio Manu 90.0 FM's short stories. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत। अर्ज किया है में आज हम जानेंगे जोश मलिहाबादी के बारे में। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। जोश का असल नाम शब्बीर हसन खां था। वो मलिहाबाद के एक ज़मींदार घराने में 5 दिसंबर 1894 को पैदा हुए। उनकी तरबियत इल्मी और अदबी माहौल में हुई। वो कम उम्री में ही शेर कहने लगे थे। कुछ दिनों हैदराबाद में मुलाजमत की, फिर दिल्ली आ गए और यहाँ रिसाला कलीम जारी किया। ऑल इंडिया रेडियो से भी वाबस्ता रहे, फिर रिसाला आजकल के मुदीर भी रहे। जोश ने मुख्तलिफ शेरी असनाफ में तवा आजमाई की, लेकिन वो बुनियादी तौर पर नज़्म के शायर थे। उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़में कही हैं, जिनमें रोमानी, अखलाक़ी, सियासी और इनकलाबी नज़मों की ख़ास अहमियत है। उन्हें शायर शबाब, शायर फ़ितरत और शायर इनकलाब के नाम से भी जाना जाता है। काम है मेरा तग़य्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाब इनकलाब इनकलाब। हर एक कांटे पे सुर्ख किरने, हर एक कली में चराग रोशन, ख्याल में मुस्कुराने वाले तेरा तबस्सुम कहाँ नहीं है। रूह अदब, नक्शो निगार, शोला व शबनम वगैरह उनके अहम शेरी मजमुए हैं। यादों की बारात और औराक़ सहर उनकी नसरी तसानीफ़ हैं। अर्ज़ किया है में आप सुन रहे थे जोश मलिहाबादी के बारे में, इस उम्मीद के साथ कि आपसे होगी दोबारा मुलाकात। आदाब। You were listening to अर्ज किया है। सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Giloria, Radio Manu 90.0 FM's short stories. वक्फे के बाद आपका फिर से खैर मकदम है।
रेडियो मानू 90.0 एफएम की इस खास पेशकश ग्लोरिया में, जिसमें आप सुन रहे हैं कृष्णचंद्र का मशहूर अफसाना महालक्ष्मी का पुल। एक रोज़ लड़िया अपने मियाँ मिट्ठू का पिंजरा झुला रही थी और उसे चोरी खिला रही थी, और अपने दिल के सपनों में ऐसे नन्हे से बालक को देख रही थी जो फिज़ा में हमकता उसकी आगोश की तरफ बढ़ता चला आ रहा था कि चौल में शोर बढ़ने लगा, और उसने दरवाजे से झांक कर देखा कि चंद मजदूर झब्बू को उठाए चले आ रहे हैं और उनके कपड़े खून से रंगे हुए हैं। लड़िया का दिल धक से रह गया। वो भागती भागती नीचे गई और उसने बड़ी दृष्टि से अपने खाविंद को मजदूरों से छीन कर अपने कंधे पर उठा लिया और अपनी खोली में ले आई। पूछने पर पता चला कि झब्बू से गन्ना खाते के मैनेजर ने कुछ डांट डपट की। उस पर झब्बू ने भी उसे 2 हाथ जड़ दिए। उस पर बहुत बावेला मचा और मैनेजर ने अपने बदमाशों को बुलाकर झब्बू की खूब पिटाई की और उसे मिल से बाहर निकाल दिया। खैरियत हुई कि झब्बू बच गया, वरना उसके मरने में कोई कसर न थी। लड़िया ने बड़ी हिम्मत से काम लिया। उसने उसी रोज़ से अपने सर पर टोकरी उठा ली और गली गली तरकारी भाजी बेचने लगी, जैसे वो ज़िंदगी भर यही धंधा करती आई है। इस तरह मेहनत मजदूरी करके उसने अपने झब्बू को अच्छा कर लिया। झब्बू अब भला चंगा है, मगर अब उसे किसी मिल में काम नहीं मिलता। वो दिन भर अपनी खोली में खड़ा महालक्ष्मी के स्टेशन के चारों तरफ बुलंदबाला कारखानों की चिमनियों को तकता रहता है। 7 मिल, न्यू मिल, ओल्ड मिल, पवार मिल, धनराज मिल, लेकिन उसके लिए किसी मिल में जगह नहीं है, क्योंकि मज़दूर को गालियाँ खाने का हक़ है, गाली देने का हक़ नहीं है। आजकल लड़िया बाज़ारों और गलियों में आवाज़ें देकर भाजी तरकारी फ़रोख्त करती है और घर का सारा कामकाज भी करती है। उसने बीड़ी ताड़ी सब छोड़ दी है। हाँ, उसकी साड़ी, किरमिज़ी भूरे रंग की साड़ी, जगह जगह से फटती जा रही है। थोड़े दिनों तक अगर झब्बू को काम ना मिला तो लड़िया को अपनी साड़ी पर पुरानी साड़ी के टुकड़े जोड़ना पड़ेंगे और अपने मियाँ मिट्ठू को चोरी खिलाना बंद करना पड़ेगी। 5वीं साड़ी का किनारा गहरा नीला है। साड़ी का रंग गदला सुर्ख है, लेकिन किनारा गहरा नीला है, और इस नीले में अब भी कहीं कहीं चमक बाकी है। ये साड़ी दूसरी साड़ियों से बढ़िया है, क्योंकि ये 5.5 रुपये 4 आने की नहीं है। इसका कपड़ा, उसकी चमक दमक कहे देती है कि ये उनसे ज़रा मुख्तलिफ है। आपको दूर से ये मुख्तलिफ मालूम नहीं होती होगी, मगर मैं जानता हूँ कि ये उनसे ज़रा मुख्तलिफ है। इसका कपड़ा बेहतर है, इसका किनारा चमकदार है, इसकी कीमत 9.25 रुपये है। ये साड़ी मंजूला की है। ये साड़ी मंजूला की ब्याह की है। मंजूला के ब्याह को अभी 6 माह भी नहीं हुए हैं। उसका खाविंद गुज़िश्ता माह चरखी के घूमते हुए पट्टे की लपेट में आके मारा गया था, और अब 16 बरस की खूबसूरत मंजूला बेवा है। उसका दिल जवान है, उसका जिस्म जवान है, उसकी उमंगें जवान हैं, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसका खाविंद मिल के एक हादसे में मर गया है। वो पट्टा बड़ा ढीला था और घूमते हुए बार बार फटफटाता था, और काम करने वालों के एहतजाज के बावजूद उसे मिल मालिकों ने नहीं बदला था, क्योंकि काम चल रहा था। और दूसरी सूरत में थोड़ी देर के लिए काम बंद करना पड़ता है। पट्टे को तब्दील करने के लिए रुपया खर्च होता है। मज़दूर तो किसी वक्त भी तब्दील किया जा सकता है, उसके लिए रुपया थोड़ी खर्च होता है, लेकिन पट्टा तो बड़ी कीमती शय है। जब मंजूला का खाविंद मारा गया तो मंजूला ने हरजाने की दरख्वास्त दी, जो नामंजूर हुई, क्योंकि मंजूला का खाविंद अपनी गफलत से मरा था। इसलिए मंजूला को कोई हरजाना न मिला और वो अपनी वही नई दुल्हन की साड़ी पहने रही, जो उसके खाविंद ने 9.25 रुपये में उसके लिए ख़रीदी थी, क्योंकि उसके पास कोई दूसरी साड़ी न थी जो वो अपने खाविंद की मौत के सोग में पहन सकती। वो अपने खाविंद के मर जाने के बाद भी दुल्हन का लिबास पहनने पर मजबूर थी, क्योंकि उसके पास कोई दूसरी साड़ी न थी, और जो साड़ी थी वो यही गदले सुर्ख रंग की थी, 9.25 रुपये की साड़ी, जिसका किनारा गहरा नीला है। शायद अब मंजूला भी 5 रुपये 4 आने की साड़ी पहनेगी। उसका खाविंद ज़िंदा रहता जब कभी वो दूसरी साड़ी 5 रुपये 4 आने की लाती। इस लिहाज से उसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया, मगर फ़र्क इतना ज़रूर हुआ है कि वो ये साड़ी आज पहनना चाहती है।
एक सफ़ेद साड़ी 5 रुपये 4 आने वाली, जिसे पहनकर वो दुल्हन नहीं बेवा मालूम हो सके। ये साड़ी उसे दिन रात काट खाने को दौड़ती है। इस साड़ी से जैसे उसके मरहूम खाविंद की बाहें लिपटी हैं, जैसे उसके हर तार पर उसके शफ़ाफ बोसे मरकूम हैं, जैसे उसके ताने बाने में उसके खाविंद की गर्म गर्म सांसों की हिद्दत आमेज़ गुनूदगी है। इसके सियाह बालों वाली छाती का सारा प्यार दफन है। जैसे अब ये साड़ी नहीं है, एक गहरी कब्र है जिसकी होलनाक पहनाइयों को वो हर वक्त अपने जिस्म के गिर्द लपेटे रहने पर मजबूर है। मंजूला जिंदा कब्र में गाड़ी जा रही है। छठी साड़ी का रंग लाल है, लेकिन उसे यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी पहनने वाली मर चुकी है। फिर भी ये साड़ी यहाँ जंगले पर बदस्तूर मौजूद है, रोज़ की तरह धुली धुलाई हवा में झूल रही है। ये माई की साड़ी है जो हमारी चाल के दरवाजे के करीब अंदर खुले आंगन में रहा करती थी। माई का एक बेटा है सेतु, वो अब जेल में है। हाँ, सेतु की बीवी और उसका लड़का यहीं नीचे आंगन में दरवाजे के करीब नीचे पड़े रहते हैं। सेतु और सेतु की बीवी, उनकी लड़की और बुढ़िया माई, ये सब लोग हमारी चौल के भंगी हैं। इनके लिए खोली भी नहीं है और इनके लिए इतना कपड़ा भी नहीं मिलता जितना हम लोगों को मिलता है। इसलिए ये लोग आंगन में रहते हैं, वहीं खाना खाते हैं, वहीं ज़मीन पर पड़ के सो रहते हैं। यहीं ये बुढ़िया मारी गई थी। वो बड़ा सुराख जो आप साड़ी में देख रहे हैं पल्लू के करीब, ये गोली का सुराख है। ये कारतूस की गोली माई को भंगियों की हड़ताल के दिनों में लगी थी। नहीं, वो उस हड़ताल में हिस्सा नहीं ले रही थी। वो बेचारी तो बहुत बूढ़ी थी, चल फिर भी ना सकती थी। उस हड़ताल में तो उसका बेटा सेतु और दूसरे भंगे शामिल थे। ये लोग महंगाई मांगते थे और खोली का किराया मांगते थे, यानी अपनी ज़िंदगी के लिए 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और सर पर एक छत चाहते थे। इसलिए उन लोगों ने हड़ताल की थी और जब हड़ताल खिलाफ कानून करार दे दी गई तो उन लोगों ने जुलूस निकाला और उस जुलूस में माई का बेटा सेतु आगे आगे था और खूब ज़ोर शोर से नारे लगाता था। फिर जब जुलूस भी खिलाफ कानून करार दे दिया गया तो गोली चली और हमारी चौल के सामने चली। हम लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन घबराहट में चौल का दरवाज़ा बंद करना किसी को याद न रहा और फिर हमें बंद कमरों में ऐसा मालूम हुआ गोया गोली इधर से उधर से चारों तरफ से चल रही हो। थोड़ी देर के बाद बिल्कुल सन्नाटा हो गया और जब हम लोगों ने डरते डरते दरवाज़ा खोला और बाहर झांक के देखा तो जुलूस तितर बितर हो चुका था और हमारी चौल के करीब बुढ़िया मरी पड़ी थी। ये इसी बुढ़िया की लाल साड़ी है जिसका बेटा सेतु अब जेल में है। इस लाल साड़ी को अब बुढ़िया की बहू पहनती है। इस साड़ी को बुढ़िया के साथ जला देना चाहिए था, मगर क्या किया जाए, तन ढकना ज़्यादा ज़रूरी है। मुर्दों की इज़्ज़त व एहतराम से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि जिंदों का तन ढांका जाए। ये साड़ी जलने जलाने के लिए नहीं है, तन ढकने के लिए है। हाँ, कभी कभी सेतु की बीवी उसके पल्लू से अपने आंसू पोंछ लेती है, क्योंकि उसमें पिछले 80 बरसों के सारे आंसू और सारी उमंगें और सारी फतहें और शिकस्तें जज्ब हैं। दोस्तों, वक्त है एक मुख्तसर से वक्फे का। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे हैं गिलोरिया, रेडियो मानू 90.0 FM के अफसाने। You are listening to Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज।
आदाब दोस्तों, हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बर्लिन वॉल का गिरना एक मिस कम्युनिकेशन का नतीजा था। दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद 1949 में जर्मनी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। ईस्ट जर्मनी सोवियत यूनियन को दे दिया गया, जो बना जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वहीं वेस्ट जर्मनी, जो यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के कंट्रोल में था, जिसे रीयूनाइट करके फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी का नाम दिया गया था। इस तरह ये 2 अलग अलग मुल्क बने। दोस्तों, इस बंटवारे ने जर्मनी के कैपिटल बर्लिन को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया था। रोजगार की तलाश में बड़े पैमाने पर लोग ईस्ट से वेस्ट जर्मनी जाने लगे। इस माइग्रेशन की वजह से ईस्ट जर्मनी की इकोनॉमी बर्बाद हो रही थी। इसलिए जर्मनी की सोवियत सरकार ने इस ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए 12 और 13 अगस्त 1961 की रात बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी, जिसे बर्लिन वॉल के नाम से जाना जाता है। मगर दोस्तों, 1989 में लगातार हो रहे आंदोलन और यूरोप में हो रहे पॉलिटिकल बदलाव ने इस जर्मनी की सरकार पर दबाव डाला कि वो वेस्ट जर्मनी जाने वाले लोगों के लिए ट्रैवलिंग रेगुलेशन में बदलाव लाए और इसे आसान करे। जनता के दबाव में ईस्ट जर्मनी की सरकार ने नए रेगुलेशन बनाए जो पहले से ज़्यादा आसान थे, जिसे फेज वाइज लागू किया जाना था। इस नए रेगुलेशन की जानकारी प्रेस को देने की जिम्मेदारी सोवियत सरकार के स्पोक्स पर्सन गुंटर साबोस्की को दी गई। दोस्तों, साबोस्की से यहाँ एक गलती हो गई कि उन्होंने इस नए ट्रैवल रेगुलेशन के दस्तावेज को ठीक से पढ़े बिना 9 नवंबर 1989 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के इस नए रेगुलेशन की जानकारी मीडिया को दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबोस्की ने ये अनाउंस किया कि अब यहाँ की जनता ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी आसानी से सफ़र कर सकती है। उनके सफ़र के रूल्स को आसान किया जा रहा है, जो कि ठीक था। दोस्तों, ये रेगुलेशन वैसे तो 10 नवंबर से पासपोर्ट दफ्तर खोलने के बाद लागू होने थे, मगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि ये रूल्स कब लागू किए जाएंगे, तब इसके जवाब में साबोस्की ने यह कह दिया कि अभी इसी वक्त से। मीडिया ने इस खबर को ब्रॉडकास्ट कर दिया कि बॉर्डर खोले जा रहे हैं, अब लोग आसानी से बॉर्डर के उस पार जा सकते हैं। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और जल्द ही पुरजोश हुजूम अलग अलग चेक पॉइंट्स पर लाखों की तादाद में बर्लिन वॉल के दोनों तरफ इकट्ठा होना शुरू हो गए, जो बॉर्डर खोले जाने की खबर सुनकर वहां आए थे और बॉर्डर के दूसरी तरफ जाना चाहते थे। यहाँ मौजूद गार्ड्स भी कंफ्यूज थे कि उन्हें क्या करना है, लोगों को रोकना है या नहीं। और आखिरकार 9 नवंबर 1989 की रात बॉर्डर खोल दिए गए और फिर बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। लोगों ने बॉर्डर पार किया और अपने अजीजों को गले से लगा लिया। और फिर लगभग 11 महीनों के बाद 3 अक्टूबर 1990 जर्मनी फिर से रीयूनाइट हो गया और दोबारा एक मुल्क बन गया। दोस्तों, देखा आपने कैसे एक छोटे से मिस कम्युनिकेशन की वजह से लगभग 3 दहाइयों से खड़ी दीवार गिरा दी गई। आज हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए हिस्टोरिकल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अपने दोस्त उबैद को दीजिए इजाज़त। आदाब। You were listening to History's Mysteries. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं गिलोरिया रेडियो मानू 90.0 एफएम के अफसाने। वक्फे के बाद आपका फिर से खैर मकदम है रेडियो मानू 90.0 एफएम की इस खास पेशकश गिलोरिया में, जिसमें हम आज पेश कर रहे हैं कृष्णचंद्र का मशहूर अफसाना महालक्ष्मी का पुल। आंसू पोंछ कर सेतु की बीवी फिर उसी हिम्मत से काम करने लगती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कहीं गोली नहीं चली, कोई जेल नहीं गया, भंगन की झाड़ू उसी तरह चल रही है। ये लो, बातों बातों में वज़ीर आज़म साहब की गाड़ी निकल गई। वो यहाँ नहीं ठहरी। मैं समझता था वो यहाँ ज़रूर ठहरेगी। वज़ीर आज़म साहब दर्शन देने के लिए गाड़ी से निकलकर थोड़ी देर के लिए प्लेटफॉर्म पर टहलेंगे और शायद हवा में झूलती हुई उन 6 साड़ियों को भी देख लेंगे जो महालक्ष्मी के पुल के बाएं तरफ लटक रही हैं। ये 6 साड़ियाँ जो बहुत मामूली औरतों की साड़ियाँ हैं, ऐसी मामूली औरतें जिनसे हमारे देश के छोटे छोटे घर बनते हैं, जहाँ एक कोने में चूल्हा सुलगता है,
एक कोने में पानी का घड़ा रखा है, ऊपरी ताकचे में शीशा है, कंघी है, सिंदूर की डिबिया है, खाट पर नन्हा सो रहा है, अलगनी पर कपड़े सूख रहे हैं। ये इन छोटे छोटे लाखों करोड़ों घरों को बनाने वाली औरतों की साड़ियाँ हैं जिन्हें हम हिंदुस्तान कहते हैं। ये औरतें जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों की माएँ हैं, हमारे भोले भाइयों की अजीज़ बहनें हैं, हमारी मासूम मोहब्बतों का गीत हैं, हमारी 5000 साला तहजीब का सबसे ऊंचा निशान है। वज़ीर आज़म साहब, ये हवा में झूलती हुई साड़ियाँ तुमसे कुछ कहना चाहती हैं, तुमसे कुछ मांगती हैं। ये कोई बहुत बड़ी कीमती चीज़ तुमसे नहीं मांगती हैं। ये कोई बड़ा मुल्क, बड़ा ओहदा और बड़ी मोटर कार, कोई परमिट, कोई ठेका, कोई प्रॉपर्टी, ये ऐसी किसी चीज़ की तालिब नहीं है। ये तो ज़िंदगी की बहुत छोटी छोटी चीज़ें मांगती हैं। देखिए, ये शांताबाई की साड़ी है जो अपने बचपन की खोई हुई धनक तुमसे मांगती है। ये जेवनाबाई की साड़ी है जो अपनी आँख की रोशनी और अपनी बेटी की इज्जत मांगती है। ये सावित्री की साड़ी है जिसके गीत मर चुके हैं और जिसके पास अपने बच्चों के लिए स्कूल की फ़ीस नहीं है। ये लड़िया है जिसका खाविंद बेकार है और जिसके कमरे में एक तोता है जो 2 दिन का भूखा है। ये नई दुल्हन की साड़ी है जिसके खाविंद की ज़िंदगी चमड़े के पट्टे से भी कम कीमती है। ये बुढ़ी भंगन की लाल साड़ी है जो बंदूक की गोली को हल्के फाल में तब्दील कर देना चाहती है ताकि धरती से इंसान का लहू फूल बनकर खिल उठे और गंदुम के सुनहरे खोशे हंसकर लहराने लगे। लेकिन वज़ीर आज़म साहब की गाड़ी नहीं रुकी और वो इन 6 साड़ियों को नहीं देख सकते और तकरीर करने के लिए चौपाटी चले गए। इसलिए अब मैं आपसे कहता हूँ, अगर कभी आपकी गाड़ी इधर से गुज़रे तो आप इन 6 साड़ियों को ज़रूर देखिए जो महालक्ष्मी के पुल के बाएं तरफ लटक रही हैं, और फिर उन रंगारंग रेशमी साड़ियों को भी देखिए जिन्हें धोबियों ने उसी पुल के दाएं तरफ सूखने के लिए लटका रखे, और जो उन घरों से आई हैं जहां ऊंची ऊंची चिमनियों वाले कारखानों के मालिक या ऊंची ऊंची तनख्वाह पाने वाले रहते हैं। आप इस पुल के दाएं बाएं दोनों तरफ ज़रूर देखिए और फिर अपने आप से पूछिए कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। देखिए, मैं आपसे इश्तराकी बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको जमाती जंग की तलकीन भी नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप महालक्ष्मी पुल के दाएं तरफ हैं या बाएं तरफ। दोस्तों, आप सुन रहे थे रेडियो मानू 90.0 FM की ख़ास पेशकश गिलोरिया में कृष्णचंद्र का मशहूर अफसाना महालक्ष्मी का पुल। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज़। You were listening to Giloria, Radio Manu 90.0 FM's short stories. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।